हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आशीष श्रीवास्तव है और ग्रो यूथ क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। उसको शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो यूथ क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे लोगों को हेल्प मिलेगी और हमारी एनर्जी भी उससे बढ़ेगी, तो हम आप लोगों की और अच्छे से हेल्प कर पाएंगे और कोर्स कंप्लीट कराने में और ज़्यादा मेहनत कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप हमारी ये क्लास है ग्रो यूथ क्लासेस, इसको शेयर और सब्सक्राइब कर दें। उसके बाद हम आज नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो जैसा कि हम देखते हैं, पिछली बार हमने देखा कि क्लास 11th के हमने पहला चैप्टर कंप्लीट किया और उसके बाद हमने क्लास 11th का ही सेकंड चैप्टर शुरू किया, उसका फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है। लेकिन आज हम क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं। तो क्या है, क्लास 11 और क्लास 12 दोनों साथ साथ चलते रहेंगे, तो दोनों क्लास के बच्चों को हेल्प मिलेगी इससे। तो चलिए आज हम क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इसको हम हिंदी में भी आपको बता देते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत आवेश, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, ये क्लास 12th का पहला चैप्टर है, बुक में आप देख सकते हैं। तो ये क्लास 12th का जो पहला चैप्टर है, इसको आज हम शुरू करने वाले हैं। तो इसको शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये क्या चीज है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो आज हम ये शुरू करते हैं, ये किस पे बेस है। जैसा कि हम क्लास 11th में चैप्टर फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि दुनिया में कितने सारे बल होते हैं, बहुत सारे बल होते हैं, बहुत सारे फोर्सेस होते हैं। तो हमारे साइंटिस्ट्स का क्या मानना था, उन सब ने क्या किया, उन जितने भी फोर्स होते हैं दुनिया में, जितने भी बल होते हैं, उन सबका एकीकरण करने की कोशिश की, उन सबको यूनिफाई करने की कोशिश करी, यूनिफिकेशन किया। और यूनिफिकेशन करने का उनका मोटिव ये था कि कोई एक ऐसा फोर्स जो है खोजा जाए, एक ऐसे फोर्स की डिस्कवरी की जाए जिससे दुनिया के जितने भी फोर्सेस हैं सबको एक्सप्लेन किया जा सके। ये उन लोगों की एक कोशिश थी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। कोई एक ऐसा फोर्स उन्हें नहीं मिला जिससे दुनिया के सारे फोर्स समझाए जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने जितने भी फोर्स थे उनको सबको कम करके 4 फोर्स ऐसे दिए जिनसे दुनिया के सभी फोर्सों को एक्सप्लेन किया जा सकता है। वो 4 फोर्सेस कौन कौन से थे? ग्रेविटेशनल फोर्स था एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स था। ग्रेविटेशनल फोर्स हम जानते हैं, और ग्रेविटेशनल फोर्स को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल। ये दोनों जो फोर्स थे, ये दोनों फोर्स हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि हम ये अपनी डेली लाइफ में यही 2 फोर्स ऐसे हैं जिनको हम देखते हैं, जो हमें देखने को मिलते हैं। बाकी जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है और वीक न्यूक्लियर फोर्स है, ये हमें रोज अपनी डेली लाइफ में देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये कहाँ पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो हमें जो 2 पढ़ने हैं, वो 2 फोर्स हमारे लिए कौन कौन से थे? ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमने पढ़ा था क्लास 11th में, उसका मैं छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूं। ग्रेविटेशनल फोर्स के पीछे रीजन था मास, यानी कि द्रव्यमान। किसी भी चीज का द्रव्यमान, किसी भी चीज में अगर द्रव्यमान होता है, अगर मास होता है किसी भी चीज के अंदर, तो वो कहीं ना कहीं ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। तो ये तो हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। हमने यहां देखा कि हमने कोई चीज यहां से छोड़ी और वो नीचे गिरी। अगर नीचे गई, इसका क्या मतलब है, अर्थ उस पर क्या कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, अगर हम इस पेन की बात करें, हमने ये पेन यूं पकड़ा, हमने ये पेन यूं पकड़ा इधर, लेकिन क्यों नहीं ये यहां से जो इतना पार्ट है वो क्यों नहीं नीचे गिर जा रहा है? अगर ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ये पार्ट क्यों हमारे हाथ में रह जाता है? और हमने पकड़ा यहां है, लेकिन ये वाला पार्ट, जो पूरा पार्ट है, ये पूरा नहीं गिरता है। ऐसा क्यों होता है? या हम, ठीक है, ये तो चलो ठीक है, हमें थोड़ा मुश्किल लगता है समझना कि हमने यूं पकड़ा और ये क्यों गिरेगा, क्योंकि एक ही है, ठीक है। हमने एक बलून लिया, बलून को अपने बालों से
थोड़ा सा रब करते हैं और कहीं दीवार पे हम उसको चिपका देते हैं। अब दीवार पे जब हम चिपका देते हैं तो क्यों नहीं वो नीचे गिर जाता है, क्यों उस पे दीवार पे अटक जाता है, वो ऐसा क्यों होता है, किस, तो कहीं ना कहीं एक ऐसी और चीज थी जो हमें ये बताती है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा या कहें गुरुत्वाकर्षण बल के अलावा कोई एक और ऐसी चीज है जो क्या करती है, जो किसी चीज पे फोर्स लगाती है या बल लगाती है। अब ये दूसरा फोर्स कौन सा था ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, 11वीं क्लास में हम पढ़ चुके हैं, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। लेकिन 11वीं क्लास का जो सिलेबस है वो पूरा किस पे बेस्ड है, ग्रेविटेशनल फोर्स पे बेस्ड है। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों लगता है, क्योंकि मास होता है किसी बॉडी में, अगर किसी बॉडी में मास होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। लेकिन अगर मास की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है तो ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगता है या विद्युत चुंबकीय बल लगता है। उसके लिए हमें ये चीज निकालनी थी कि ऐसी कौन सी चीज है मास के अलावा जो ग्रेविटेशनल फोर्स को हरा के और दीवार में बलून को चिपका देती है। यानी कि कहीं ना कहीं ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा फोर्स उस वाले फोर्स में है जो इसको क्या करता है, दीवार पे उस बलून को अटका देता है। हमें कहीं ना कहीं ये चीज पता करनी थी, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स किसकी वजह से था, मास की वजह से। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे भी कोई चीज हो रही होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के पीछे। तो वो चीज क्या थी, वही चीज हमें पता लगानी है। तो देखो दुनिया में, मतलब हमारे नेचर में, हमारी प्रकृति में दो चीजें हैं, एक तो है मैटर और एक है रेडिएशन। एक है मैटर, एक है रेडिएशन। मैटर क्या है, मैटर वो चीज है जो हमें आंखों से दिख रही है और हम उसको फील कर पाते हैं, महसूस कर पाते हैं और हमें पता है कि हाँ ये चीज हमें फोर्स लग रहा है तो हमें दिख रहा है। दूसरी चीज है रेडिएशन। सूरज से कोई रोशनी आती है, सूरज से जो किरणें आती हैं, रेडिएशन जिनको हम किरणें बोलते हैं, तो सूरज से जो रे आती हैं, रेडिएशन आती हैं, वो क्या है, दूसरा पार्ट है नेचर का ही। अब रेडिएशन हमें दिखती नहीं है, वो कहाँ ट्रेवल करती है, एयर में। लेकिन मैटर जो बलून था वो क्या है, एक मैटर है जो हमने क्या किया, वॉल पे, दीवार पे चिपक गया वो। तो उसके अंदर क्या चीज थी हमें ये देखना है। देखो नेचर ने रेडिएशन हो चाहे मैटर हो, दोनों को ही इतनी, मतलब जितनी प्रॉपर्टी एक को दी है, दोनों नेचर के ही बच्चे हैं। चाहे वो हम बलून की बात, वो सॉरी रेडिएशन की बात करें या फिर मैटर की बात करें, तो उसके पास क्या प्रॉपर्टी है, क्या करते हैं। जैसे अगर हम एक उसकी बात करें, गोली, बुलेट जो होती है बंदूक से निकली और वो गोली हमें क्या है, वो गोली यहां से गई और कहीं पे जाके उसने हिट किया, और हिट किया तो हिट होने के बाद क्या होता है, हिट होने के बाद क्या करता है, उसके अंदर जो एनर्जी होती है, जो मोमेंटम की वजह से उसके अंदर जो ऊर्जा आती है, वो ऊर्जा कहीं पे जाके जब हिट करती है तो क्या करती है, वहां पे कुछ कार्य करती है, कुछ वर्क करती है, और एनर्जी, ऊर्जा वहां से निकल जाती है और उस चीज में कुछ कार्य होता है, वर्क होता है, छेद हो जाएगा या टूट जाएगी कोई चीज, तो वहां पे वर्क करती है। ऐसे ही रेडिएशन होती है। रेडिएशन क्या करती है, रिमोट का हमने बटन दबाया और रेडिएशन वहां से निकली और टीवी पे जाके उसने क्या किया, वर्क किया और चैनल चेंज हो गई या वॉल्यूम कम हो गई, जो भी है, ठीक है। तो यही इसी का एक पार्ट है जो मैटर हम पढ़ेंगे आज, क्योंकि मैटर से ही रिलेटेड ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है और मैटर से ही रिलेटेड हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स था। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है इसके बारे में पढ़ने के लिए हमें क्या समझना होगा, मैटर क्या चीज है। मैटर क्या है, मैटर हमें दिखती है, जो हम मान के चलो कुछ भी चीज है, ये एक मैटर है, या कोई और चीज उठा के देखें हम, ये मान के चलो ये रिमोट है, ये भी एक मैटर है। तो ये जो मैटर है इसके अंदर क्या क्या चीज होती है, एक तो इसके अंदर हमें क्या चीज पता है, क्या होता है, मास होता है। मास होता है, मास की वजह से क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। इसी की वजह से जब हम इसको छोड़ते हैं तो कहाँ जाता है, जमीन की तरफ जाता है। तो एक चीज तो इसके अंदर हो गई मास। अब दूसरी चीज क्या होती है, जो हमें कहीं मान के चलो बलून की बात करी हमने, दीवार पे चिपका दिया या इसको हमने देखा, ये पूरी चीज हमारे हाथ में रह जाती है। वो क्या चीज होती है, उसको समझने के लिए हम देखते हैं आगे। देखो सब्जेक्ट का नाम मैंने देखा, यहां पे हमने क्या दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स है, इससे आपकी क्या है, क्लास 12 की मोर देन 60% पार्ट कवर हो जाएगा। फिजिक्स का 60% पार्ट जो है वो पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पे बेस है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी की बात करें और चाहे हम मैग्नेटिज्म की बात करें, ठीक है। अब मैंने अब एक शब्द बोला इलेक्ट्रिसिटी,
तो इलेक्ट्रिसिटी जो शब्द है उसी पे हम ये सब, उसी पे बेस्ड है सब कुछ, ये जो हम पढ़ेंगे अभी इलेक्ट्रिसिटी ही सब कुछ है। मान के चलो हम आसमान में देखते हैं, हमें क्या दिखती है, बिजली जब चमकती है, बिजली चमकती है तो वो क्यों दिखती है, क्यों बिजली चमकती है, ये हमें पता करना है। तो ये पता करने के लिए हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। तो उसका ये पहला पार्ट हम शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के दो पार्ट हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के दो पार्ट हैं, दो पार्ट में डिवाइड किया, एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, इनमें फर्क क्या है, देखो। इन दिस सेक्शन वी स्टडी अबाउट द चार्जेस व्हेन इट इज एट रेस्ट। चार्जेस व्हेन दीज आर एट रेस्ट, जब चार्जेस रेस्ट पे होते हैं, मतलब चार्ज जो होता है, चार्ज क्या होता है वो हम अभी देखेंगे, लेकिन चार्ज जो होता है वो चार्ज जब एक जगह स्थिर होता है, जब एक जगह रुका हुआ होता है, तब हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या होता है, जब चार्ज क्या करता है, जब वो मोशन में होता है, जब वो क्या करता है, मूव कर रहा होता है या चल रहा होता है। चार्ज को हम हिंदी में बोलते हैं आवेश। चार्ज को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, आवेश। अब क्या है, जब आवेश जो है रुका हुआ होता है और जब आवेश घूम रहा होता है, तो पूरी फिजिक्स जो है क्लास 12 की इसी पे बेस्ड है। या तो आवेश जो है वो रुका होगा या फिर आवेश घूम रहा होगा। तो इन दो पार्ट पे हमारी 60% से ऊपर फिजिक्स कवर हो जाती है। तो हम देखते हैं अब आवेश क्या है, चार्ज जो है वो है क्या। जैसा कि हमने अभी देखा कि ग्रेविटेशनल फोर्स जब हम लगाते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स जब हम लगाते हैं, तब क्या होता है, उसके पीछे मास होता है। किसी बॉडी में मास है अगर, किसी वस्तु में मास है अगर, तो उससे क्या, कौन सा बल लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, अप्लाई होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के पीछे हमें पता चल गया कौन सी चीज थी, मास। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, जो विद्युत चुंबकीय बल है, इसके पीछे कौन सी चीज है, इसके पीछे जो चीज है वो है चार्ज। अब समझ में आ गया होगा चार्ज क्या है। जैसे मास है उसी प्रकार चार्ज है। जैसे किसी चीज में मास होता है, द्रव्यमान होता है, उसी प्रकार किसी भी मैटर में क्या होता है, चार्ज होता है, यानी कि आवेश होता है। अभी भी नहीं समझ में आया होगा कि आवेश क्या है, तो आगे सुनिए। आवेश जो है, चार्ज जो है, वो किसी भी वस्तु में एक ऐसी प्रॉपर्टी है, एक ऐसा गुण है, किसी भी मैटर का या किसी वस्तु का एक ऐसा गुण है, ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है, ऐसी प्रॉपर्टी है जो उसको क्या कराती है, बल को फील कराती है, बल का एहसास कराती है कि यहां पे विद्युत चुंबकीय बल लग रहा है, विद्युत चुंबकीय बल लग रहा है। अच्छा ठीक है, अभी भी नहीं समझ आया है तो एक बात सुनिए। सन 600 बीसी में, यानी कि 600 बीसी बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व, क्या था, एक कोई साइंटिस्ट रहे होंगे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक मतलब एक जैसे चांदी होती है, सिल्वर होता है, ऐसे ही एक चीज होती है अंबर, अंबर होता है। उन्होंने क्या किया, एक उसको किसी पर रगड़ा, जब उसको किसी पर रगड़ा, उसको रब किया, तो उसके बाद क्या देखा उन्होंने, वो जैसे छोटे छोटे लाइट ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनको क्या करती है, अपनी तरफ खींचती है वो। उनको जब रब किया उसके बाद क्या किया, एक चीज से जब दूसरी कुछ हल्की चीज है, मान लीजिए चलो पत्ते के पीस हो या कागज के पीस हो, उनको उसने क्या किया, अपनी तरफ खींचा। जब अपनी तरफ खींचा तो उन्हें क्या लगा, उन्हें एहसास हुआ इस बात का कि कहीं ना कहीं इसको रब करने से, इसको रगड़ने से इसके पास कुछ ना कुछ ऐसी चीज आई है जिससे क्या कर रही है, इसको वो खींच रही है, इसको खींच रही है। इसी प्रॉपर्टी को, इसी गुण को, खींचने वाले गुण को हम कहते हैं चार्ज। अब तो समझ में आ गया होगा, किसी भी वस्तु में किसी वस्तु को खींचती है वो, या फिर उस वस्तु को दूर भगाती है, या रिपेल करती है, प्रतिकर्षित करती है, उसी गुण को हम बोलते हैं चार्ज, उसी गुण को हम बोलते हैं आवेश। उसी गुण को हमने क्या बोला, नाम दिया आवेश। ये क्या है, एक बेसिक प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, जो क्या करती है, एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड।
जब विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रखी होती है कोई चीज, ये विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है, मान चलो यहाँ भी है तो वो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है, और कहीं ना कहीं एक दूसरे को किसी इसके टच में कोई चीज लाते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाती है। ठीक है, अब इन्हें सिर्फ इतना पता चला कि हाँ इसके पास कुछ ना कुछ ऐसी चीज जरूर है जो क्या करती है, किसी दूसरी चीज को अपनी तरफ खींचती है। एक तो हो गया मास, तो मास तो हमें पता चल गया कि ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। कहीं ना कहीं कोई दूसरी ऐसी चीज थी जो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट किसी चीज को खींच रही थी, तो वो चीज कौन सी थी उसका हमें पता लगाया गया। क्या थी वो? चार्ज थी। वो क्या चीज था? चार्ज। ठीक है, चार्ज था। अब चार्ज जो था, पहले माना उन्होंने कि ठीक है एक चीज होती है चार्ज, लेकिन चार्ज कितने टाइप का होता है ये चीज भी तो पता करनी थी। ये चीज इसलिए पता करनी थी क्योंकि उन्होंने क्या देखा कि एक चीज को तो वो अपनी तरफ खींच रही है, एक चीज को तो वो अपनी तरफ खींच रहा है, दूसरी चीज को क्या कर रहा है? दूर भगा रहा है। एक चीज को अपनी तरफ खींचता है और दूसरी चीज को दूर भगाता है, तो कहीं ना कहीं ये दो गुण अलग अलग हो गए। या तो हम बोले किसी दूसरी चीज को खींचता है या फिर दूर भगाता है, लेकिन नहीं, इसमें दोनों चीजें हो रही थी, किसी चीज को खींचता है, किसी चीज को दूर भगाता है। तो उसके अंदर दो गुण दिखाई दिए। तब इसको उन्होंने बोला कि ठीक है, दो तरह के चार्ज होते हैं, दो तरह के आवेश होते हैं। अब कौन कौन से दो तरह के होते हैं ये नाम रखना था। ये नाम बाद में रखा गया और वो नाम रखे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है, फ्रैंकलिन ने नाम रखे, वो बाद में देखेंगे क्यों रखे, नाम किस तरीके से रखे गए, अपना नाम क्यों नहीं दिया उन्होंने। ठीक है, पहले हम ये देखते हैं, इस चार्ज को हम लिखते हैं Q से। ये हमारे साइंटिस्ट ने बताया कि इसको Q से लिखेंगे, तो उन्होंने फिक्स कर दिया, फैक्ट है ये कि Q से हमें लिखना है। इसकी जो यूनिट दी गई वो दी गई क्यूलम, इसकी इकाई क्या दी गई? क्यूलम। आवेश की इकाई क्या है? कूलम। ठीक है, आवेश की इकाई हो गई क्यूलम। क्यूलम तो एक साइंटिस्ट थे। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि इसमें दिशा का कोई लेना देना नहीं है। ये कौन सी राशि है? अदिश राशि है। ठीक है, ये अदिश राशि हो गई। अदिश राशि का मतलब होता है जिसमें दिशा ना हो, बिना दिशा के। ठीक है, ये हो गई अदिश राशि, लिख देते हैं यहाँ पे अदिश राशि, यानी कि स्केलर क्वांटिटी। अगर हम कभी चार्ज के बारे में लिखेंगे तो बोलेंगे इतना इतना क्यूलम, डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, चार्ज ऑलवेज कम्स विद मास बट नॉट वाइस वर्सा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब हम चार्ज की बात कर रहे होंगे, हमने बोला कि इसमें चार्ज है, हमने बोला कि इसमें चार्ज है या इसमें आवेश है। इसमें अगर आवेश है तो ये बात पक्की है कि इसमें कुछ ना कुछ मास जरूर होगा, कुछ मास इसमें जरूर होगा, कुछ इसका द्रव्यमान जरूर होगा। बिना द्रव्यमान के हमारा जो आवेश है वो पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। यानी कि आवेश जब भी आएगा तो उसमें द्रव्यमान होगा ही होगा। चार्ज की जब हम बात करेंगे तो उसके अंदर मास जरूर होगा, लेकिन मास अगर आएगा तो जरूरी नहीं है कि चार्ज हो। कई चीजें ऐसी हैं जिनमें सिर्फ मास अकेला होगा और चार्ज जो है नहीं होगा। ठीक है, तो चार्ज जब भी आएगा वो क्या होगा? मास के साथ आएगा। चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं शायद प्लस और माइनस। अब देखते हैं इसको नाम क्यों दिया गया, प्लस और माइनस नाम दिए गए इसको। प्लस और माइनस नाम देने का रीजन क्या था? क्योंकि हम फिजिक्स में क्या ज्यादातर सब जगह देखते हैं, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, कुछ भी हो, जितनी भी चीजें रिसर्च की गई, जितनी भी चीजें उनके द्वारा खोजी गई हैं, उन्होंने क्या किया है? उन्होंने उस चीज को अपना नाम दिया है। हमेशा साइंटिस्ट ने अपना नाम दिया है। तो यहाँ पे क्यों नहीं उन्होंने अपना नाम दिया? फ्रैंकलिन ने क्यों नहीं उन्होंने बोल दिया अपने नाम से, या किसी और साइंटिस्ट जिन्होंने भी इनके ऊपर रिसर्च की है, तो क्यों नहीं अपना नाम दिया? इनका रीजन क्या था कि इन्होंने इसको प्लस और माइनस चार्ज बोला, प्लस और माइनस आवेश या धन आवेश और ऋण आवेश बोला। क्यों बोला? इसका रीजन ये था, इन्होंने क्या देखा? इन्होंने ये देखा कि कोई भी दो चीजें अगर हम उन दोनों को जोड़ते हैं तो कोई एक नई चीज, तीसरी चीज बन जाती है। ये हम देखते हैं केमिस्ट्री में, हम पढ़ते हैं कि कोई भी दो चीजें अगर लेते हैं, उन दोनों को मिक्स करते हैं तो कोई नई चीज बन के मिलती है हमें। जैसे हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेते हैं तो कहीं ना कहीं पानी थोड़ा सा बन जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कुछ एक क्वांटिटी में लिया और हमने क्या बनाया? पानी।
तो केमिस्ट्री में तो ये चीज हमने देखी नहीं कि कोई दो चीजें मिलाएं और वो तीसरी चीज ना बने, कहीं ना कहीं तीसरी चीज बनेगी। लेकिन यहां इन्होंने क्या देखा, यहां इन्होंने देखा कि जब हम इन दोनों चार्ज को, यानी कि देखो कैसे देखा, देखो हमने क्या बोला कि आवेश कैसे बनता है, किसी चीज पे रब करने से, ठीक है। हमने लिया और इस कपड़े पे इसको रब किया, हमने कोई एक चीज ली, मान के चलो गिलास रॉड ली, कांच की छड़ ली और इसको हमने यहाँ पे रब किया और हमने देखा कुछ यहाँ पे गिलास के वो पेपर के पीस पड़े थे, कुछ कागज के, हमने देखा और वो हमारे इसमें चिपक गए, ठीक है, चिपक गए। उसके बाद एक प्लास्टिक की रॉड ली, ध्यान से सुनना, पहले हमने कांच की रॉड ली, कांच की एक छड़ ली, गिलास की रॉड ली, उसको हमने अपने इस कपड़े से रब किया और हमने देखा क्या किया, कागज के कुछ टुकड़े थे उससे अट्रैक्ट हो गए, इससे चिपक के आ गए। एक चीज हो गई। दूसरी चीज, हमने एक प्लास्टिक की रॉड ली, उसको हमने इससे रब किया, उसको जब हमने इससे रब किया तो क्या किया, उसको रब किया और हमने फिर से कागज के टुकड़े उठाए और इससे चिपक के आ गए, ठीक है, आ गए। अब क्या किया हमने, एक ये कांच की छड़ और दूसरी प्लास्टिक की छड़, मान के चलो एक कांच की छड़ और एक प्लास्टिक की छड़, दोनों से हमने जब कागज के पीस उठाए, दोनों में कागज के पीस चिपक के आ गए। ये हमें पता चल गया कि दोनों में क्या हो गया, अब दोनों में चार्ज है, दोनों में आवेश आ गया है, ये तो हमें पता चल गया। अब हमने क्या किया, इन दोनों को आपस में एक दूसरे की तरफ किया, तो इन दोनों ने क्या किया, एक दूसरे को अपनी तरफ खींच लिया, फिर से एक दूसरे को जब इन्होंने अपनी तरफ खींचा और इन दोनों को हमने जोड़ के यूं पकड़ लिया। जब इन दोनों को हमने साथ में पकड़ा और फिर हमने नहीं, मतलब साइंटिस्ट ने, हम तो अभी कर रहे हैं, हम घर पे रिसर्च कर सकते हैं और हम ये प्रैक्टिकल कर भी सकते हैं और आप लोग भी ट्राई करिएगा। तो क्या किया, जब हमने इन दोनों को साथ में कनेक्ट किया और कागज के टुकड़ों की तरफ किया, तब इन्होंने क्या किया, कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ खींचना बंद कर दिया। ऐसा कैसे हो सकता है कि हमने, मान के चलो एक चार्ज, देखो एक चार्ज इस पे आया, एक चार्ज इस पे आया, ठीक है, दोनों को जब हमने कनेक्ट किया तो दो चीजें थी, उनको जब हमने मिलाया, जब ये दो चीजें हमने मिलाई, उसके बाद जब हमने किसी चीज को अट्रैक्ट करने की कोशिश की तो अट्रैक्ट नहीं हुई। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, ऐसा क्यों पॉसिबल होता है? तो ये चीज सिर्फ एक सब्जेक्ट ऐसा है जहां पे ये पॉसिबल है कि कोई दो चीजें मिलाएं हम और तीसरी चीज ना बने, बल्कि वो चीज खत्म हो जाए, यानी कि डिलीट हो जाए। आज की लैंग्वेज में हम बोले तो वो चीज क्या हो जाए, डिलीट। तो ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है, ऐसा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, जिसमें हम प्लस का 2 लें, माइनस का 2 लें और जब उन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 0। तो इसलिए इसको नाम दिया गया प्लस और माइनस, प्लस और माइनस। अब यहां पे एक पॉइंट लिखा है कि प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, प्लस और प्लस रिपेल करते हैं, माइनस और माइनस रिपेल करते हैं। ये चीज भी हमें पता लगानी थी कि भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि प्लस और माइनस रिपेल कर रहे हो, प्लस और माइनस रिपेल कर रहे हो। हमने क्या किया, एक प्लास्टिक की छड़ ली, एक कांच की छड़ ली, ठीक है, हमने जब इन दोनों को पास लाए, ये दोनों क्या हो गए, आपस में चिपक गए। अब हमें नहीं पता था कि इस पे प्लस था या माइनस था, मतलब हमें ये नहीं पता था कि दोनों पे अलग अलग चार्ज है, ये क्योंकि हम देखो कांच की छड़ अलग है, प्लास्टिक की छड़ अलग है, तो हो सकता है कि दोनों पे प्लस हो या हो सकता है दोनों पे नेगेटिव हो। हमें तो नहीं पता है कि प्लास्टिक पे ही नेगेटिव आएगा या कांच की छड़ पे नेगेटिव आएगा, पहले नहीं पता था। तो अब हमने क्या किया, दो रॉड ली प्लास्टिक की, दो प्लास्टिक की रॉड ली और दोनों को एक ही कपड़े से रब किया, और जब दोनों को एक ही कपड़े से रब किया, दोनों को जब पास लाए तो क्या देखा, वो दोनों एक दूसरे को दूर भगाती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, देखो कांच की छड़ अगर हमने ली, दोनों बार कांच की छड़ ली, दोनों को रब किया सेम कपड़े से, तो दोनों पे चार्ज भी क्या होगा, सेम होगा। दोनों पे जब चार्ज सेम होगा, दोनों पे जब आवेश एक समान होगा और हम दोनों को पास लाए तो देखा दूर भगा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, जो समान आवेश होगा, जो सेम चार्ज होंगे, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर भगाएंगे। इसी से उन्हें ये पता चला कि जब सेम चार्ज होते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को दूर भगाते हैं, और जब अपोजिट चार्ज होते हैं, मान के चलो प्लस पे और कांच की छड़, प्लास्टिक की छड़ पे और गिलास की छड़ पे अलग अलग था, तभी उन्होंने क्या किया, एक दूसरे को अट्रैक्ट किया। और तब हमें ये पता चला कि जब प्लस और माइनस अलग अलग चार्ज होते हैं दो चीज पे, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं।
और इसे हमने नाम भी ऐसे दिया कि प्रोटॉन पे होता है प्लस चार्ज। ये बाद में रिसर्च की गई कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज होता है उसका हमने नाम दिया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हम देखते हैं इनके जो आवेश जो है उसके गुण क्या है। आवेश के गुण क्या क्या है, क्या क्या चीजें आवेश के अंदर होती हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कौन कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, कौन कौन से गुण होते हैं जो हमें अपने आगे आने वाले क्वेश्चन में थोड़े हेल्प करेंगे, जो हमारे सवाल आएंगे सॉल्व करने में। तो देखिए उनके गुण कौन कौन से होते हैं। पहला होता है इलेक्ट्रिक चार्जेस आर एडिटिव। एडिटिव का मतलब होता है योज्यता, आवेश की योज्यता, यानी कि इससे क्या होता है, हमेशा आवेश को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। अगर हमें कुल आवेश निकालना हो किसी वस्तु में, कुल आवेश अगर हमें निकालना है तो उनको हम क्या करेंगे, उनको ऐड कर देंगे, उनको ऐड किया जाता है। कैसे ऐड किया जाता है, ये हम सारी जो जितनी भी प्रॉपर्टी हैं, अभी 3 प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे लिखी हैं, कुछ छोटी मोटी प्रॉपर्टी और है, जैसे वही है स्केलर क्वांटिटी है, इसको क्यूलम लिखते हैं, इसका क्यू से लिखते हैं और क्यूलम इसकी यूनिट होती है। तो एक तो हो गई इसकी प्रॉपर्टी क्या, योज्यता। दूसरी हो गई चार्ज इज कंजर्व्ड, यानी कि आवेश का संरक्षण, आवेश का संरक्षण, आवेश का संरक्षण इसकी दूसरी प्रॉपर्टी हो गई, इसका दूसरा गुण हो गया। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डेस्ट्रॉयड। इसका मतलब ये हुआ कि ना तो इसको बनाया जा सकता है ना ही इसको खत्म किया जा सकता है। अब मैंने बोला ना तो इसको बनाया जा सकता है ना इसको खत्म किया जा सकता है, इससे क्या मतलब है, जब मान के चलो हमने ये गिलास की छड़ ली, हमने इसको कपड़े से रगड़ा तो इस पे चार्ज आ गया, तो फिर ये कैसे हुआ कि इस पे चार्ज आ गया, अगर इसको नहीं बनाया जा सकता तो कैसे बना, कैसे इस पे आया। तो ये चीज हम धीरे धीरे समझेंगे कि कैसे आता है। तो इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डेस्ट्रॉयड, इसको ना तो बनाया जा सकता है चार्ज को और ना ही इस चार्ज को खत्म किया जा सकता है। इसके साथ सिर्फ क्या किया जा सकता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरण उसका कर सकते हैं, बस। ठीक है, तीसरा इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है चार्ज इज क्वांटाइज्ड, इसको हिंदी में भी यही बोलते हैं क्वांटमीकरण, क्वांटमीकरण। ठीक है, हिंदी में क्वांटमीकरण बोलते हैं, लेकिन ये होता क्या है क्वांटमीकरण या क्वांटाइजेशन, वो हम तीनों प्रॉपर्टी अभी पढ़ते हैं, उसको समझ लेंगे। तो ये 3 इसकी बेसिक प्रॉपर्टी हैं जो हमें याद रखनी है। तो सबसे पहले इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव। एडिटिव कैसे होता है, देखो, फॉर अ सिस्टम कंटेनिंग n पार्टिकल द टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम कैन बी रिटन एज। मान के चलो कोई एक सिस्टम है, मान के चलो ये सिस्टम है, इसके अंदर अलग अलग कुछ n पार्टिकल थे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, मान के चलो 6 इसके ऊपर चार्ज है अलग अलग। तो इनका अगर हमें टोटल चार्ज निकालना है, इसका अगर हमें कुल आवेश निकालना है इस वस्तु का, तो कैसे निकालेंगे। कुल आवेश निकालने के लिए क्या करेंगे, इन सभी चार्ज को, इन सभी आवेशों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, इन सभी आवेशों को हम जोड़ देंगे। लेकिन जोड़ेंगे कैसे, देखो, वी नोट दैट द चार्ज कैन आइदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव। हम जानते हैं कि आवेश जो है वो या तो नेगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है, 2 तरह के होते हैं, ये हमने देख लिया। तो हमें क्या करना होगा, जब हम जोड़ेंगे उनको तो क्या करेंगे, टेक्स द साइन ऑफ द चार्ज इनटू कंसीडरेशन। तो उनके जो चिन्ह हैं उनको भी साथ में हम लेके चलेंगे। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, एक उदाहरण से समझते हैं। यहाँ मान के चले हम +3 कूलम एक आवेश है, यहाँ पे एक +2 कूलम एक आवेश है और यहाँ पे -5 कूलम एक आवेश है। इसके अंदर कितने चार्ज हुए, टोटल 3 चार्ज हैं। तो हमें क्या करना है, अगर हमें इस बॉडी का टोटल चार्ज निकालना है तब हम क्या करेंगे, Q इक्वल टू पहला चार्ज +3 कूलम प्लस दूसरा चार्ज +2 कूलम, तीसरा चार्ज -5 कूलम। हमने यहाँ पे यही लिखा, क्या करेंगे, उनको साइन के साथ लेंगे, उनको उनके चिन्ह के साथ लेंगे, चिन्ह के साथ जो आंसर आएगा वो हम निकाल लेंगे। तो प्लस का 3 प्लस का 2 प्लस का 5 और प्लस माइनस का 5, टोटल चार्ज उसमें कितना हो गया, 0। टोटल आवेश जो है, कुल आवेश जो है इस बॉडी में कितना हो गया, 0 कूलम। और यही इसमें लिखा हुआ है
कि उनको हमेशा क्या करते हैं, कुल आवेश निकालना है तो हमें उनको जोड़ देना है, और किसके साथ, उनके चिन्हों के साथ, कभी हमें माइनस नहीं करना है। तो ये हमारे लिए इजी हो जाएगा किसी भी बॉडी में टोटल चार्ज निकालने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखो इसकी जो मेन डेफिनेशन है वो ये है, द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। टोटल चार्ज है किसी भी, कुल आवेश जो है किसी वस्तु का, अगर हम उस वस्तु को किसी और वस्तु के कांटेक्ट में नहीं लाते हैं तो उस, मान के चलो हमारे पास एक बॉक्स है, उसके अंदर बहुत सारे आवेश हैं, बहुत सारे चार्ज हैं, और उस बॉक्स को हमने खूब मूव किया, हिलाया डुलाया उसको, तो क्या होगा, उसके अंदर जो चार्ज थे वो एक दूसरे से क्या करेंगे, टकराएंगे एक दूसरे से। तो क्या हुआ, मान के चलो इसका चार्ज, कुछ चार्ज इसमें आ गया, इसका कुछ चार्ज इसमें चला गया, लेकिन जो कुल आवेश जो है, कुल टोटल चार्ज जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यानी कि टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये क्या है, संरक्षण का नियम। किसका, आवेश का संरक्षण का नियम। कैसे, देखो यहां पे मान के चलो एक था +3 कूलम, एक था +1 कूलम, एक था -2 कूलम। इसका अगर हम टोटल चार्ज देखें तो क्या था, +3 +1, प्लस का 4 और प्लस -2, यानी कि 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 कूलम। इसमें कितना चार्ज बचा, प्लस का 2 कूलम। अब हमें इसका भी पता है, इसका भी कितना होगा, +2 कूलम। अब हमें निकालना है कि ये वाला कितना होगा, अगर ये दोनों ये है तो ये वाला कितना होगा। तो देखो यहाँ पे इन तीनों को लिया, इन तीनों को हमने जोड़ के लिख लिया, और यहाँ पे ये लिया हमने Q1 Q2 यानी कि 3 कूलम, और ये वाला 2 कूलम और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हमें निकालना है। तो यहाँ पे कितना आ गया, 5 प्लस क्वेश्चन मार्क, ये आ गया। और यहाँ पे कितना आया, 3 + 1 - 2 यानी कि 4 - 2। तो यहाँ कितना बचा, 2 बचा, यहाँ 2 बचा, यहाँ पे बचा 5 प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क अगर हम यहीं रहने दें और ये 5 जो है वो इक्वल टू के इस तरफ लाएंगे तो 2 - 5, आंसर आ गया -3 कूलम। तो यहाँ पे कितना चार्ज आएगा, -3 कूलम। ये थोड़ा अभी इजी है, तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। थोड़ा इजी है, अभी आगे और लेवल देखेंगे। अच्छा ठीक है, अभी ये थर्ड प्रॉपर्टी जो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटमीकरण। आवेश का जो क्वांटमीकरण है वो क्या है, वो हमें ये बताता है कि जो सबसे छोटा आवेश है, सबसे छोटा जो चार्ज है वो किसी बॉडी पर कितना हो सकता है, किसी बॉडी पर कितना हो सकता है सबसे छोटा चार्ज। तो हम एक चीज देखते हैं, चार्ज क्या होता है, चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन। ये हमने पढ़ा, चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन है उस पर सबसे कम चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन के भी टुकड़े हमें, मतलब अभी हमें टुकड़े जो हमने इलेक्ट्रॉन को भी छोटा पार्ट अगर करें तो वो हमने अभी पढ़ा नहीं है, और उस पर अभी रिसर्च चल रही है, क्वार्क नाम से आया है, लेकिन अभी उसको हमें नहीं पढ़ना है। तो सबसे छोटी चीज क्या होती है, इलेक्ट्रॉन। सबसे छोटी चीज क्या होती है, इलेक्ट्रॉन। अब एक बात बताओ, अगर सबसे छोटी इलेक्ट्रॉन होती है चीज, तो किसी बॉडी पे अगर मैं बोलूं कि कितना चार्ज हो सकता है सबसे कम किसी बॉडी पे कितना चार्ज हो सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन। किसी बॉडी पे अगर हम बोले कि कितना आवेश हो सकता है किसी वस्तु पर, सबसे कम आवेश किसी वस्तु पर हो सकता है 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन के तो टुकड़े हो नहीं सकते कि आधा इलेक्ट्रॉन हो या उससे भी कम हो, तो ऐसा तो नहीं पॉसिबल है। तो सबसे कम चार्ज किसी बॉडी पे कितना हो सकता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये 1 इलेक्ट्रॉन पे आवेश है। 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, ये फिक्स वैल्यू है, माइनस का, ये माइनस का होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइनस का होता है। 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये किसी 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। अब हमने बोला कि किसी बॉडी पर कितना चार्ज हो सकता है, तो हम बोलेंगे 1 इलेक्ट्रॉन सबसे कम। उसके बाद 1.5 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है क्या, नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को तोड़ा नहीं जा सकता। तो हम बोलेंगे किसी बॉडी पर कितना चार्ज हो सकता है, तो हो सकता है या तो 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन। यानी कि एक इंटीजर वैल्यू आएगी जो है, एक क्या आएगी, गुणज संख्या आएगी, एक मतलब होल नंबर आएगा, एक ऐसी वैल्यू आएगी 1 2 3 4 5 6। और ये क्या होगा, इसके टोटल चार्ज अगर हम बोलें, टोटल चार्ज किसी वस्तु पर कितना हो सकता है,
कुल चार्ज कितना हो सकता है? तो हमने क्या बताया, 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन होगा या 3 इलेक्ट्रॉन होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि 2.5 इलेक्ट्रॉन है किसी बॉडी पे चार्ज या 5.5 इलेक्ट्रॉन, ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं। तो कितना हो सकता है? या तो 1 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन या कुछ और, लेकिन होगी एक जो है होल वैल्यू या प्राकृतिक संख्या। तो क्या होगा, तो अगर हम कुल आवेश की बात करें तो किस फॉर्म में होगा, Q इक्वल टू एन ई हमें पता है सबसे कम कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, और n की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, n कितनी होगी, n एक इंटीजर वैल्यू होगी 1 2 3 4 डॉट 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 कुछ भी हो सकती है। यानी कि किसी भी बॉडी पर अगर हम बोले कि मान के चलो 2 कूलम, मैंने बोला कि किसी बॉडी पर 2 कूलम चार्ज है, 2 कूलम चार्ज है, तो क्या 2 कूलम किसी बॉडी पर हो सकता है, हमें चेक करना है। तो किसी बॉडी पर अगर मैंने बोला 2 कूलम है तो Q की जगह 2 कूलम रख देंगे बराबर n की जगह n रख देंगे, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रख देंगे, ये इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर n की वैल्यू इंटीजर आती है, n की वैल्यू आती है 1 2 3 4 ऐसे आती है n की वैल्यू, तब हम क्या बोलेंगे कि हाँ किसी बॉडी पर इतना 2 कूलम चार्ज, 2 कूलम आवेश जो है वो संभव है कि किसी वस्तु पर हो सकता है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल हम पहले कर लेंगे। हमने यहां पे बोला कि इतना आवेश या इतना चार्ज किसी बॉडी को क्या हम दे सकते हैं, क्या किसी बॉडी पर, क्या किसी वस्तु पर 3.2 इंटू 10⁻⁻18 कूलम चार्ज हो सकता है क्या, ये हमें बताना है। तो हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, Q इक्वल टू एन ई, Q इक्वल टू एन ई होता है। अब देखो Q हमें दिया है कितना 3.2 इंटू 10⁻⁻18 इक्वल टू n हमें निकालना है। अगर n की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे कुछ आ जाती है तो समझ लो कि पॉसिबल है, नहीं तो ये चार्ज किसी बॉडी पे नहीं हो सकता। ठीक है, तो n की जगह हमने n रख दिया, इंटू e की जगह हम रख सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब ये जो है इसके मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो नीचे हो जाएगा, तो n इक्वल टू डिवाइड में जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये भी चार्ज था कूलम है, ये भी चार्ज था कूलम है, कूलम से कूलम कैंसिल हो जाएगा, यानी कि अब ये क्या हो गया, एक नंबर, एक वैल्यू हो गई, सिर्फ नंबर आएगा। 1.6 से इसको काटेंगे 2 बार जाएगा। ठीक है, n इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻18 इंटू ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻+19, तो इक्वल टू 2 इंटू 10, क्योंकि 18 माइनस का 19 प्लस का पावर जब मल्टीप्लाई में होती है पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, तो पावर इनको जोड़ेंगे तो 19 माइनस 18 प्लस का 1 बचेगा, यानी कि 20। n की वैल्यू कितनी आई, n की वैल्यू आई 20, और 20 पॉसिबल है। 1 2 3 ऐसा तो नहीं है कि 19.5 आ जाए, तब तो पॉसिबल नहीं होगा। अभी कितना आया, n इक्वल टू 20 आया, तो 20 तो हो सकता है, यानी कि किसी बॉडी पर इतना आवेश क्या है, संभव है। अगर हम आपसे पूछे कि किसी वस्तु पर इतना आवेश है, आप बताइए उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं। किसी वस्तु पर अगर इतना चार्ज है किसी बॉडी पर, तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बता दिए 20 इलेक्ट्रॉन है उस बॉडी के अंदर, इसलिए इतना चार्ज है। क्योंकि हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और ये 10⁻⁻18 है, यानी कि करीब अगर देखेंगे तो इससे दुगना और उसका 10 गुना, यानी कि 20 टाइम्स है वो। तो निकालेंगे कितने इलेक्ट्रॉन है, 20 इलेक्ट्रॉन है उस बॉडी के अंदर। तो ये हमारे लिए इजी हो जाएगा कि हाँ इस बॉडी पे इतना चार्ज हो सकता है। इससे थोड़े अच्छे सवाल भी आते हैं एग्जाम में, थोड़े टफ आते हैं, तो वो हम आगे इस चैप्टर, जो अभी क्या है आज हमारी पहली क्लास है इस चैप्टर की, तो हम बेसिक लेते हैं, उसके बाद हम थोड़ा लेवल अपना बढ़ाएंगे, क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स और ज़्यादा सॉल्व करेंगे, तब हमें ये चीज़ें सही से समझ में आएंगी। अब हमें देखो चार्ज समझ में आ गया, चार्ज क्या होता है, आवेश क्या होता है, ये हमने देख लिया। किसी बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो किसी दूसरी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है या उसको दूर भगाती है, प्रतिकर्षित करती है, या तो आकर्षित करती है, प्रतिकर्षित करती है। ठीक है,
ये देख लिया। उसके बाद हमने देखा उसके जो गुण हैं आवेश के वो कौन कौन से हैं, उनको जोड़ते हैं हमेशा अगर कुल आवेश निकालना है। और कंजर्वेशन यानी कि कुल चार्ज, कुल आवेश जो होता है किसी वस्तु का वो हमेशा फिक्स रहता है, जितना है फिक्स रहेगा अगर हम किसी और वस्तु से उसको नहीं टच कराएं तो। ठीक है, तीसरा जो पढ़ा हमने प्रॉपर्टी वो क्या थी, क्वांटमीकरण, यानी कि हमेशा किसी वस्तु का जो कुल आवेश है वो कितना होगा, इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में होगा, इलेक्ट्रॉन के गुणज में होगा। इलेक्ट्रॉन के गुणज में होगा मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से होगा। तो 1.6 × 10⁻⁻19 से हमेशा डिवाइड करेंगे तो एक इंटीजर वैल्यू आएगी। ठीक है, इतना हमें पता चल गया। उसके बाद हम देखते हैं कि किसी वस्तु को चार्ज कैसे किया जाता है। जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन हमारे मन में आया था कि हमने रब किया और उसके पास चार्ज नहीं था, उसके पास आवेश नहीं था, तो कैसे बनाया, जबकि हमने प्रॉपर्टी में क्या देखा, गुण में क्या देखा कि आवेश को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही आवेश को खत्म किया जा सकता है, उसको सिर्फ एक वस्तु से दूसरी वस्तु में भेजा जा सकता है। तो ये क्या था, ये कैसे हुआ, कैसे इसको हम बनाते हैं या कैसे इसको हम एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। तो उसको बनाने के 3 तरीके हैं। टू चार्ज अ मैटर देयर आर 3 वेज विच आर गिवन बिलो। तो 3 तरीके से किया जा सकता है। पहला है चार्जिंग बाई कंडक्शन, इसको हम हिंदी में बोलें चालकता के द्वारा, चालकता के द्वारा क्या करना, आवेशित करना, किसी वस्तु पे आवेश देना या चालकता के द्वारा आवेशित करना। मतलब किसी वस्तु में आवेश नहीं है, किसी वस्तु में आवेश जब नहीं है उसको हम आवेश कैसे देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि आवेश को हम ना तो बना सकते हैं ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, खत्म भी नहीं कर सकते। चार्ज को ना तो बनाया जा सकता है ना खत्म किया जा सकता है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि किसी बॉडी पर पहले चार्ज नहीं था और बाद में उसके ऊपर चार्ज आ गया, तो ये कैसे होगा। तो पहला पॉइंट है चालकता के द्वारा आवेशित करना, कंडक्शन के द्वारा आवेशित करना। व्हेन द चार्ज फ्लो बाय डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ 2 बॉडीज इट इज ड्यू टू कंडक्शन। यानी कि जब 2 वस्तु हैं, एक के ऊपर चार्ज है और दूसरे के ऊपर नहीं है, उन दोनों को हम एक दूसरे के पास लाएंगे, जब उन दोनों को चिपका के रखेंगे तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर आना शुरू होगा, बाद में दोनों को अलग कर देंगे और दोनों में क्या हो जाएगा, आवेश आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हाँ इसमें एक चीज याद रखनी है, ये सिर्फ कंडक्टर के लिए है। चालक है जब कोई चीज, यानी कि जिसमें इलेक्ट्रिसिटी या करंट फ्लो होता है। अगर आप बोलेंगे कि धागा एक लेते हैं, धागा, तो धागे में करंट नहीं फ्लो होता है। धागा अगर हम करंट से टच कराएं और धागा हम पकड़ ले तो हमें करंट नहीं लगता है, यानी कि उसमें फ्लो नहीं होता है। तो ये सिर्फ उस चीज के लिए है जब क्या होता है, उस चीज में फ्लो हो सकता है, यानी कि करंट जो है उस चीज में फ्लो हो सकती है, करंट जो धारा जो है वो धारा उसमें प्रवाह हो सकती है, तब तो कंडक्टर में होगा। ठीक है, चालक में होगा। दूसरा पॉइंट आता है चार्जिंग बाई इंडक्शन, इसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रेरण के द्वारा, प्रेरण, प्रेरण के द्वारा आवेशित करना, प्रेरण के द्वारा आवेशित करना। ठीक है, चार्जिंग बाई इंडक्शन, इट इज अ मेथड यूज्ड टू चार्ज एन ऑब्जेक्ट विदाउट एक्चुअली टचिंग द ऑब्जेक्ट टू एनी अदर चार्ज ऑब्जेक्ट। ये थोड़ा अच्छा है। इसमें क्या है कि एक बॉडी जो अभी न्यूट्रल कंडीशन में है, न्यूट्रल कंडीशन का मतलब होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर संख्या में है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों बराबर होते हैं, इसलिए वो क्या होती है, बैलेंस कंडीशन में होती है। उसमें ना तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं ना प्रोटॉन ज्यादा होते हैं, इसलिए उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल है। यानी कि ना तो वो धनावेशित है ना ऋणावेशित है, यानी कि ना तो वो पॉजिटिवली चार्ज है और ना ही निगेटिवली चार्ज है। जब कोई वस्तु न्यूट्रल है तब हम क्या करेंगे, एक दूसरा ऑब्जेक्ट लाएंगे जिसमें या तो नेगेटिव चार्ज होगा या पॉजिटिव चार्ज होगा, और क्या करेंगे, उसको टच नहीं कराएंगे, उससे टच नहीं कराएंगे, थोड़ा सा पास लाएंगे और थोड़ी देर बाद हम क्या देखेंगे, उसके अंदर जो बैलेंस कंडीशन में था, जो न्यूट्रल में था, यानी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल थे, वो इक्वल नहीं रहेंगे, उसमें या तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे या प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे। तो ऐसा पॉसिबल है क्या, ये देखते हैं। ठीक है, ये होता है चार्जिंग बाई इंडक्शन। तीसरा पॉइंट आता है चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। चार्जिंग बाई फ्रिक्शन का मतलब वो है जो 600 BC में किसी साइंटिस्ट के द्वारा 2 कपड़ों को या 2 पत्थर को या 2 चीजों को रगड़ा गया था,
दो चीजों को रगड़ा गया था और क्या हुआ था, चार्ज जनरेट हुआ था उसकी वजह से। ठीक है, तो ये तीन तरीके हैं। अब इनको हम एक एक से समझेंगे। देखो, सबसे पहला आता है चार्जिंग बाई कंडक्शन, यानी कि चालकता के द्वारा क्या करना, आवेशित करना। देखो, when we touch a neutral body with the charged body, so the charge is going to transfer from charged to the neutral body until both are in equilibrium। ठीक है, ये कंडीशन भी बोल सकते हैं जब तक दोनों में इक्वल नहीं हो जाता, लेकिन कुछ एक कंडीशन होती है जब तक चार्ज फ्लो होगा उसके बाद बंद हो जाएगा। कैसे, देखो, ये बॉडी है, ये न्यूट्रल है अभी, यानी कि इसमें मान के चलो प्लस 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 और प्लस, 4 प्लस हैं 4 माइनस, 4 प्लस और 4 माइनस अगर हैं चार प्लस हैं और 4 माइनस है। अगर इसमें 4 प्लस और 4 माइनस है, इसका मतलब क्या है, इट इज बैलेंस्ड, इट इज इन बैलेंस्ड कंडीशन, मतलब इक्वल पॉजिटिव इक्वल नेगेटिव चार्ज है। इसलिए क्या होगा, इसमें ना तो हम इसको बोल सकते हैं नेगेटिवली चार्ज है, ना बोल सकते हैं पॉजिटिवली चार्ज है, इसको हम बोलेंगे बॉडी क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल है क्योंकि चार्ज इक्वल है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों क्या है, इक्वल है। अब हमने क्या किया, एक रॉड लाए जिसपे क्या है, टोटली नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव है ही नहीं, इस पे क्या है, टोटली नेगेटिव चार्ज है, और इस रॉड को हम लाए और इसके पास में रख दिया इसको, यानी कि यहां पे इसको टच करा दिया। अब क्या होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज था टोटल, ठीक है। एक्चुअल में होता क्या है, हमेशा जो फ्लो होता है वो होता है नेगेटिव चार्ज का, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो नहीं होता है। पॉजिटिव चार्ज का फ्लो नहीं होने का मतलब होता है कि नेगेटिव चार्ज अगर किसी जगह से छोड़कर दूसरी जगह जाता है तो वहां पे पॉजिटिव रह जाता है। अगर ऋण आवेश है, यहां से अगर कहीं यहां से छोड़ के जाएगा, भाग के जाएगा, तो वहां पे प्लस चार्ज छोड़ जाता है, नेगेटिव भाग जाता है। ठीक है, अब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज है और ये इस पे इक्वल में है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब इसको टच कराएंगे तो ये जो नेगेटिव चार्ज हैं वो क्या करेंगे, इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, किसकी तरफ, प्लस की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और इसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या कर रहे होंगे, एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, यानी कि प्रतिकर्षित कर रहे होंगे। ये हम पढ़ चुके हैं कि जैसे जब नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि रिपेल करते हैं, दूर भगाते हैं। तो इसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज है वो एक दूसरे को दूर भगा रहे होंगे। दूर तो यहाँ भी भगा रहे थे, लेकिन क्या था, यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते थे। वो क्यों नहीं निकल सकते थे, क्योंकि एयर में इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता। एयर में हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी मूव नहीं करती, करंट हमें लगता है कि एयर में, अगर एयर में इलेक्ट्रिसिटी मूव करती तो हम इस धरती पर रह नहीं पाते, क्योंकि करंट अगर एयर में फ्लो होता तो हमें यहाँ भी करंट लगता। तो एयर में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव नहीं कर पाते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है नहीं घूम पाते हैं एयर में। तो क्या है, जब इस बॉडी से टच कराएंगे इस रॉड को, तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज हैं वो इनको जब रिपेल करेंगे, बहुत सारे नेगेटिव चार्ज, तो ये इसकी तरफ भागेंगे और इसके अंदर एंटर करेंगे। इसके अंदर एंटर करेंगे तो क्या होगा, जैसे ये पॉजिटिव था, इस पे आके नेगेटिव हो गया, इस पे ये नेगेटिव हो गया, इस पे ये नेगेटिव हो गया, और जहां जहां पॉजिटिव था वहां नेगेटिव हो गया। और हो सकता है कुछ पॉजिटिव यहाँ बच भी जाए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज कम रह जाएंगे। उसके बाद हमने क्या किया, इस रॉड को हमने यहाँ से हटा लिया, इस रॉड को हमने अलग कर लिया, और ये बॉल जो है इसके अंदर नेगेटिव चार्ज कुछ ज्यादा आ गए। नेगेटिव चार्ज जब यहाँ पे ज्यादा आ गए, और हाँ एक चीज और बता देते हैं, इसमें नेगेटिव चार्ज जो है, ऋण आवेश इस बॉडी से इस बॉडी में कब तक जाएंगे, तब तक जाएंगे जब तक यहाँ पे ऋण आवेश जो है वो भी इसको दूर भगाने लगेंगे, क्योंकि इसमें भी ऋण आवेश जब ज्यादा हो जाएंगे तो इसके जब नेगेटिव चार्ज इसकी तरफ आएंगे तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज होगा वो भी तो इसको दूर भगाएगा, और यहाँ पे होगा वो भी दूर भगाएगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा, मूव होना बंद हो जाएंगे, यानी कि इसमें जो है वो यहाँ रहेंगे, इसमें जो आ गए वो यहाँ रह जाएंगे। अब इसको हटा लेंगे तो इस पे क्या हो जाएगा, ऋण आवेश ज्यादा हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएंगे इस पे। जब नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएंगे तो क्या हो जाएगी, ये बॉडी बिकम्स नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू द ऑब्जेक्ट मेकिंग इट द सेम चार्ज। ठीक है, यहां से इसमें इलेक्ट्रॉन आना शुरू हो जाएंगे और इसको क्या बना देंगे, नेगेटिव चार्ज। इसको हम बोलते हैं चार्जिंग बाई कंडक्शन। अब हमें इससे क्या पता चला, इससे हमें यह पता चल गया कि जब हम किसी बॉडी को टच कराते हैं इस किसी चार्ज बॉडी से,
न्यूट्रल बॉडी को, तो न्यूट्रल बॉडी जो होती है उसके अंदर भी चार्ज आ जाता है, या तो वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगी या पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे मान के चलो यहाँ पे सब प्लस वाली रॉड अगर लाते हैं हम पॉजिटिव वाली, और यहाँ न्यूट्रल होती है तो इसको टच कराते तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर जाते और इसमें क्या आ जाता, पॉजिटिव चार्ज आ जाता। तो ये जो बॉल है वो क्या हो जाती, पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, धनावेशित हो जाती। इसको हम बोलते हैं चार्जिंग बाई कंडक्शन। इसके बाद आता है चार्जिंग बाई इंडक्शन। अब ये तो चलो पढ़ने के लिए है, पढ़ लो थोड़ा। इन द इंडक्शन प्रोसेस चार्ज ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट नियर बट नॉट टच्ड टू अ न्यूट्रल कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट। द प्रेजेंस ऑफ a charged object near a neutral conductor will force or induce electrons within the conductor to move। लेकिन इसको हम अच्छे से समझेंगे पहले, तब इस लैंग्वेज ये लैंग्वेज जो है वो हमें समझ में आएगी। यहाँ पे हमने एक न्यूट्रल स्फीयर लिया, ठीक है, पहला पार्ट ये है, इतना न्यूट्रल स्फीयर लिया, ठीक है। ये न्यूट्रल स्फीयर का मतलब क्या है, इसमें नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज क्या है, इक्वल कंडीशन में है। जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने इसमें नेगेटिव चार्ज हैं, ठीक है। न्यूट्रल स्फीयर हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक नेगेटिव चार्ज रॉड लाएंगे, नेगेटिव चार्ज रॉड लाएंगे और इसको टच नहीं कराएंगे, इसके पास लाएंगे, थोड़ी दूर रख देंगे, थोड़ी दूर रख देंगे। तब क्या करेंगे, ये इतनी पास लाएंगे कि यहाँ पे ये क्या करने लगेगी, अभी क्या था, ये न्यूट्रल कंडीशन में थी, यानी कि यहाँ प्लस माइनस माइनस प्लस, मान के चलो ऐसा था। अब हम अगर यहाँ रॉड लाए ये वाली, ठीक है, यहाँ नेगेटिव है इस पे, तब क्या होगा, नेगेटिव है, इधर लाएंगे तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये दूर भागेगा इससे, क्योंकि ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा और ये पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ है और ये नेगेटिव चार्ज जब यहाँ भागेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, नेगेटिव यहाँ आ जाएगा, यानी कि पॉजिटिव पोलराइजेशन हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज एक तरफ, नेगेटिव चार्ज एक तरफ, ऐसा होना शुरू हो जाएगा। बीच में कुछ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रहेंगे, लेकिन एक साइड पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ये रॉड क्या करेगी, उनको अट्रैक्ट कर रही होगी, और नेगेटिव चार्ज दूसरी तरफ इकट्ठा हो जाएंगे, क्योंकि ये रॉड क्या कर रही होगी, उनको रिपेल कर रही होगी, ठीक है। ऐसा होगा तो एक तरफ नेगेटिव हो जाएंगे, एक तरफ पॉजिटिव। अब क्या करेंगे हम, जिस तरफ नेगेटिव चार्ज इकट्ठे हो गए हैं, पोलराइज हो गए हैं, उनको क्या करेंगे, उनको हम ग्राउंड कर देंगे, उसको हम अर्थ कर देंगे। अर्थ जानते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी हम करते हैं, ग्राउंड में वायर एक कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ से क्या कर देंगे, इसको अर्थ कर देंगे। अर्थ कर देंगे तो क्या होगा, इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो मूव करके कहाँ चले जाएंगे, जमीन के अंदर। और ग्राउंड में तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अनकाउंटेबल, ठीक है। तो यहाँ चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स और इसमें क्या रह जाएंगे, मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज रह जाएंगे, थोड़े बहुत नेगेटिव भी रह जाएंगे इनके अट्रैक्शन की वजह से, लेकिन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाएंगे, ग्राउंड के अंदर चले जाएंगे। अब क्या करेंगे, हम इसको ग्राउंड वाले वायर को यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देंगे, यहाँ से हटा देंगे। उसके बाद क्या होगा, ये रॉड नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रह जाएंगे, और इस रॉड को जब हम रिमूव करेंगे तब क्या होगा, ये पॉजिटिव है सारे, ये पॉजिटिव है सारे, धनावेश हैं, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को फिर से रिपेल करना शुरू कर देंगे। जब ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ये पूरे स्फीयर में फैल जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ये जो स्फीयर था, गोला था, वो क्या था, गोला इक्वल कंडीशन में था, जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने प्रोटॉन थे। लेकिन यहां पे आते आते क्या हो गया, यहां पे आते आते क्या हो गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गए, सारे पॉजिटिव हो गए। देखो हमने इस रॉड को इससे टच भी नहीं कराया और इसको क्या कर दिया, पॉजिटिवली चार्ज कर दिया। अब हमें पॉजिटिवली चार्ज करना है तो हम यहाँ नेगेटिव रॉड लाए थे, अगर हमें इसको नेगेटिवली चार्ज करना होगा तो जो रॉड लाएंगे वो पॉजिटिव चार्ज वाली रॉड लाएंगे और इसको दूर से इसके पास लाएंगे, और वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ इकट्ठा हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज उस साइड इकट्ठा हो जाएंगे, ग्राउंड करेंगे, ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन मूव करके इस रॉड में इस स्फीयर में आ जाएंगे, फिर ग्राउंड भी हटा देंगे और रॉड भी हटा देंगे, और ये जो बॉल है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाएगी। आई होप ये वाला मेथड भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद थर्ड मेथड आता है हमारा चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। चार्जिंग बाई फ्रिक्शन जो है, इसको टच तो कराते हैं और ये इंसुलेटर के लिए भी काम करता है। क्या होता है, मान के चलो कोई बॉडी है, मान के चलो ये है, अब कोई एक बॉडी है, इसको क्या करते हैं हम, कहीं ना कहीं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे। जब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे तो इलेक्ट्रॉन किस कंडीशन में होंगे, ये देखिए, एक सिल्क का कपड़ा लिया और एक गिलास की रॉड ली, ठीक है।
सिल्क का कपड़ा लिया और गिलास की रॉड ली और क्या किया, हमने इसको रब करना शुरू किया। रब करना शुरू करेंगे तो क्या होगा, मान के चलो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, रिपेल कर रहे होंगे, दूर दूर होंगे, ठीक है। और इसमें भी इलेक्ट्रॉन दूर दूर होंगे, यानी कि सिल्क के कपड़े में भी और गिलास में भी, ठीक है। जब हम इन दोनों को रब करेंगे तो ये आपस में एक दूसरे में फंस जाएंगे। क्यों फंस जाएंगे, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टच तो नहीं थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो कपड़े के अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे या रॉड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे वो दूर दूर थे, और जब दूर दूर थे तो दोनों के जो इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे के बीच में फंस जाएंगे। और जब उनको हम रब करेंगे कस के, जब रब करेंगे तो क्या होगा, जिसमें ज्यादा ताकत होगी उसका इलेक्ट्रॉन रह जाएगा और जिसमें कम ताकत होगी उसका इलेक्ट्रॉन टूट के दूसरी तरफ चला जाएगा, ठीक है। गिलास की रॉड जो है उसमें कम ताकत थी, कपड़े में ज्यादा ताकत थी, कपड़े से कस के रगड़ दिया तो क्या हुआ, इसके जो इलेक्ट्रॉन थे वो इसमें से निकल के इसमें आ गए, इसमें से निकल के इसमें आ गए। जब बहुत रब किया इलेक्ट्रॉन इसमें तो रह नहीं पाए और कपड़े में आ गए, तो कपड़ा जो है वो क्या हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा और रॉड पे बचेगा पॉजिटिव चार्ज। इसके इलेक्ट्रॉन जो थे, ये वाली जो रॉड है गिलास रॉड, इसके जो इलेक्ट्रॉन थे वो इससे टूटकर किस में चले जाएंगे, सिल्क के क्लॉथ में, और जो गिलास रॉड के जो इलेक्ट्रॉन थे वो इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं बचेंगे, इसमें बचेंगे पॉजिटिव चार्ज और इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाएंगे, इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगी, कपड़ा जो है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है। चलिए ठीक है, अभी हम इस क्लास को यहीं खत्म करते हैं। आज हमने जो पढ़ा है ये बिल्कुल बेसिक था क्लास 12 के पहले चैप्टर का। इस चैप्टर में बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, जैसे एक हम पढ़ेंगे गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट। गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलेगा कि अगर हमें कोई चीज पता करनी है, मान के चलो ये बॉडी है और हमें अभी पता नहीं है कि इसके अंदर चार्ज है या नहीं है, तो क्या करेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि ये चार्ज है। तो ये सब चीजें पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट या कुछ और एक्सपेरिमेंट भी है वो भी करेंगे। तो क्या है, नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट से क्या पता चलता है, इलेक्ट्रॉन थ्योरी हमें क्या बताती है, और इसके आगे इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्यूलम्स लॉ है, ये सब। और इसके जो आज हमने पढ़ा था Q = NE यानी कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसके जो और न्यूमेरिकल हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, और छोटी छोटी चीजें जो हैं जो हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं वो चीजें हमें देखनी होंगी, अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और इससे क्या होगा, छोटी चीजें जो आती हैं IIT वगैरह के एग्जाम में क्या होता है, ये छोटी चीजें आती हैं कि आपने बेसिक चीजें पढ़ी हैं या नहीं पढ़ी हैं, तो वो कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे हम। और इसके आगे हम पढ़ेंगे, जैसे हमने बताया इलेक्ट्रोस्कोप, गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रोस्कोप से कैसे करते हैं, और इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, क्यूलम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज ये क्लास हम यहीं खत्म करते हैं, और आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को, हमारी YouTube चैनल को, ग्रो यूथ क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प मिल सके और हमारा हौसला भी बढ़ सके। जितना आप ज़्यादा शेयर करेंगे, जितने ज़्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे, उतना हमें पढ़ाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे से हम मेहनत कर पाएंगे और अच्छे से समझा पाएंगे। आज के लिए यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।